Hello everyone, I am Sunil Saxena, Assistant Professor, Department of Computer Science and Application, welcomes you to SQ Digital Classes. Today we are going to discuss about Linux. Actually Linux is a broad subject, so we are discussing about some basics of Linux. Let's start. Here we will learn what is Linux, Linux क्या है, architecture of Linux, basic features of Linux, Linux distribution को हम वर्जन भी कह सकते हैं, some basic command, यहाँ हम केवल बेसिक कमांड्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइनक्स, लाइनक्स है क्या। जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि वो है क्या। एक्चुअल में लाइनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होता है। यहाँ सिस्टम का मीन्स एक कंप्यूटर से है, विच वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र, जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक मीडिएटर का वर्क करता है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो मशीन लैंग्वेज को समझता है और जो यूज़र है वो मशीन लैंग्वेज को नहीं समझता। ये इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। अभी इन दोनों के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है तो ये कैसे होगा। इसके लिए मीडिएटर हमें एक चाहिए होगा। मीडिएटर है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूज़र जो इनपुट देगा वो इनपुट इंग्लिश लैंग्वेज में देगा। हम कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज में ही ऑपरेट करते हैं, लेकिन मशीन, क्योंकि जो हमारा हार्डवेयर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज से काम नहीं चलेगा। यहाँ हमें जो भी यूज़र ने इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी इनपुट दिया है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज में इनपुट दिया है वो हमें मशीन को समझाना है, और वो समझाने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो यूज़र से हमें इनपुट प्राप्त हुआ है, जो हमें यूज़र से इनपुट रिसीव हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये इस इनपुट को यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और सिस्टम हार्डवेयर को प्रोवाइड करेगा। ये वन वे कम्युनिकेशन है। सेम एज अगर हमें मशीन से जो भी आउटपुट रिसीव होता है तो वो आउटपुट यहाँ पर मशीन लैंग्वेज में रिसीव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और यूज़र को प्रोवाइड करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये यूज़र एंड मशीन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इसके अलावा एक्सेप्ट दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल ऑफ द हार्डवेयर रिसोर्सेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो केवल एक मीडिएटर का काम नहीं करता, इसके अलावा वो एक मैनेजर का भी वर्क करता है। वो कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, लाइक हमारा प्रोसेसर हुआ, हमारी मेमोरी हुई, कोई हार्डवेयर डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर हुआ, ये सारी डिवाइसेस को मैनेज करने का भी काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत से वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मैंने केवल यहाँ दो को ही लिस्ट किया है। आगे देखते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आर्किटेक्चर, ये वर्क कैसे करता है, इसको बनाया कैसे गया। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका आर्किटेक्चर 4 पिलर पर बेस्ड होता है। हार्डवेयर, जैसा मैंने अभी बताया। कर्नल एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और मेन, जिसको हम कह सकते हैं कि कोर कंपोनेंट होता है कर्नल। शेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। आप ऐसा समझिए कि शेल एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां यूज़र कमांड्स को रन करता है। एंड यूज़र प्रोग्राम्स में हम कंसीडर करते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को जो यूज़र ऑपरेट करता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखने वाले हैं कि इन चारों के बीच में रिलेशन क्या है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा डायग्राम है उसमें सेंटर में हार्डवेयर को शो करा गया है और हार्डवेयर के सीधा इंटरेक्शन में कर्नल होता है, यानी कि हार्डवेयर और कर्नल का सीधा इंटरेक्शन होता है। इसके बाहर आउटर लेयर में आप देख सकते हो यहाँ शेल को शो किया गया है। शेल एक्चुअल में कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। आप इसको समझ सकते हैं जैसे विंडोज़ में डॉस होता है, उसी तरह से लाइनक्स में इसको शेल कहते हैं। आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल शेल से यूज़र कनेक्टेड है, यानी कि यूज़र
सेल का यूज़ करेगा, सेल पर कमांड को राइट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। सेल पर कमांड आने के बाद वो कमांड पहुंचेगा कर्नल के पास, कर्नल उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और उसको फॉरवर्ड करेगा हार्डवेयर को। सेम एज जब हार्डवेयर से हमें कोई रिस्पॉन्स चाहिए होगा, सपोज करिए कि हमें कुछ डेटाबेस से कुछ डेटा सर्च करना है, तो यूज़र यहाँ कमांड लिखेगा सेल पर, वो उस कमांड को कर्नल उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको मशीन में कन्वर्ट कर हार्डवेयर को देगा और फिर हार्डवेयर उसको कर्नल को प्रोवाइड करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। कर्नल उसको सेल पर शो करेगा और सेल से यूज़र उसको रीड करेगा। सिंपली आप यहाँ ये भी देख सकते हो कि शेल के साथ में कुछ यहाँ कमांड्स लिखे हुए हैं, तो ये जो कमांड्स हैं ये सेल पर ही रन होते हैं, इसीलिए सेल के साथ में इनको इनबिल्ट किया गया है। और आउटर लेयर में आप देख सकते हो यहाँ कुछ वो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जिनको यूज़र रन करता है, ये सेल से ऊपर आउटर लेयर में शो किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स की, लाइनक्स में क्या विशेषताएं होती हैं। पोर्टेबिलिटी, ये पोर्टेबिलिटी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। पोर्टेबिलिटी को हम ऐसा समझ सकते हैं कि पोर्टेबिलिटी एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा हम उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन करके देख सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मीनिंग यहाँ पर है कि आप डिफरेंट आर्किटेक्चर वाले कंप्यूटर सिस्टम्स, इवन आप मोबाइल पर भी लाइनक्स के एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। एक प्रोग्राम, एक फाइल अगर मान लीजिए मैंने कंप्यूटर सिस्टम पर बनाई है, वो फाइल में ईजीली अपने मोबाइल पर उसको रन करके देख सकता हूँ, दैट इज़ पोर्टेबिलिटी। ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब है कि जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका सोर्स कोड, उसको कैसे बनाया गया, उसका सोर्स कोड नेट पर फ्री अवेलेबल है। कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है जिसका सोर्स कोड फ्री अवेलेबल हो। लाइनक्स का सोर्स कोड फ्री अवेलेबल होता है। कुछ कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं इंटरनेट पर जिनको ज्वाइन करके हम अपना कंट्रीब्यूशन भी उसमें दे सकते हैं। मीन्स लाइनक्स को किसी एक कंपनी ने नहीं डिज़ाइन करा, इवन इनको कुछ यूज़र ग्रुप हैं जो प्रोग्रामर्स हैं, उनका ग्रुप बना हुआ है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसीलिए हर कुछ समय में लाइनक्स के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस भी आते रहते हैं। हम यहाँ पर लाइनक्स को के जो वर्जन होते हैं उनको वर्जन ना कहकर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि इनको कंट्रीब्यूशन से बनाया गया। मल्टी यूज़र, मल्टी यूज़र का मतलब है कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सर्वर पर रन किया जा सकता है। मैं सर्वर को आपको सपोज करिए ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है, ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है, इससे और भी बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं जो इसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जो इसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सर्वर कहलाएगा और ये क्लाइंट कहलाएंगे, ये सभी क्लाइंट कहलाएंगे। तो क्लाइंट पर यूज़र जो भी एप्लीकेशन को रन करता है वो अल्टीमेटली सर्वर पर रन होती है। इन सभी क्लाइंट के द्वारा जो भी एप्लीकेशन रन करी जाएगी उसका लोड यहाँ सर्वर पर होगा। तो लाइनक्स जो है एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसको हम सर्वर पर ऑपरेट कर सके वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लाइनक्स में ये फैसिलिटी है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स इज ऑल्सो अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स मल्टीपल टास्क को हम एक साथ पैरेलल रन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी लाइनक्स में है। और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, जो कि लाइनक्स में है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लाइनक्स का एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके द्वारा इसको बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ करा जाता है। सिक्योरिटी ही ऐसा फीचर है जो लाइनक्स को अदर ऑपरेटिंग सिस्टम से डिफरेंट बनाता है। इसमें आप डिफरेंट यूज़र क्रिएट कर सकते हो, यूज़र्स को परमिशन दे सकते हो। इवन यूज़र के द्वारा क्रिएट की हुई हर एक फाइल को हम सेपरेटली परमिशन भी दे सकते हैं कि वो फाइल जो हमने क्रिएट करी है वो दूसरे यूज़र्स उसको क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे या उसको रीड भी नहीं कर पाएंगे। हम इंडिविजुअल फाइल्स में भी ये परमिशन सेट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसका एक फीचर रखा है सिक्योरिटी। प्रोग्रामिंग फैसिलिटी, प्रोग्रामिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो लाइनक्स में प्रोवाइड करी गई है। प्रोग्रामिंग हम सेल प्रोग्रामिंग के द्वारा इसमें प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। कुछ टास्क को ऑटोमेट करना है, जो जैसे मान लीजिए बैकअप लेना, रिकवरी, जैसे बैकअप लेना है, कुछ हमें ऐसा काम करना, मान लीजिए हम डेटाबेस पर काम करते हैं, हमें पर डे इवनिंग में उसका बैकअप लेना है, तो इसके लिए हम कुछ प्रोग्राम से भी राइट कर सकते हैं। हमें कोई अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। हम
लाइनेक्स में सेल प्रोग्रामिंग एक फैसिलिटी है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं सेल पर, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वहाँ पर आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। एप्लीकेशन सपोर्ट, वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हम लाइनेक्स में रन कर सकते हैं। लाइक विंडोज़ में आप MS ऑफिस चलाते हो, आप एडोब रीडर चलाते हो, आप मीडिया प्लेयर चलाते हो, उस तरह के सारे ही प्रोग्राम्स आप लाइनेक्स पर भी रन कर सकते हो। लाइनेक्स में जो प्रोग्राम रन करे जाते हैं वो लाइनेक्स के साथ में ही प्रोवाइड करे जाते हैं, इनबिल्ट रहते हैं वो। तो एप्लीकेशन, वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पोर्टेबिलिटी, ओपन सोर्स, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग फैसिलिटी एंड एप्लीकेशन सपोर्ट, ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं लाइनेक्स के। इसके अलावा और भी फीचर्स हैं, लेकिन मैंने उन जो बेसिक फीचर हैं केवल उनको कवर किया है यहाँ पर। आगे देखते हैं। लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लेवर्स, इनको फ्लेवर्स के नाम से भी जानते हैं। लाइनेक्स के आप यहाँ ध्यान दें, मैंने इनको वर्जन नहीं कहा है क्योंकि ये किसी पेटेंट नहीं है, किसी कंपनी ने नहीं बनाए हैं, ये कंट्रीब्यूशन से बनाए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज़ करा है। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ये नेट पर अवेलेबल हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इवन आप इनका सोर्स कोड भी ले सकते हैं। ये कुछ इसके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, जैसे डेबियन, ओपन, फेडोरा, सोलस, डेबियन, उबंटू, एलिमेंट्री, लाइनेक्स मिंट, मंजारो, MX लाइनेक्स, और इसके अलावा और भी बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। अब हम बात करते हैं कुछ लाइनेक्स के कमांड्स की। यहाँ हम कुछ बेसिक कमांड्स देखने वाले हैं, जैसे कैट कमांड। मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा कमांड। कैट कमांड के द्वारा हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अपेंड इन द सेंस हम उसमें कुछ एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ नया टेक्स्ट ऐड भी कर सकते हैं। एंड ओपन, फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए भी हम कैट कमांड का ही यूज़ करते हैं। मैं अभी बताने वाला हूँ। mkdir कमांड से हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। डायरेक्टरी को हम सिंपली फोल्डर नाम से भी जानते हैं, तो mkdir से हम ये डायरेक्टरी भी क्रिएट कर सकते हैं। rm कमांड होता है फाइल को रिमूव करने के लिए। रिमूव इन द सेंस हम डिलीट करना भी उसको कह सकते हैं। फाइल को हम डिलीट करेंगे यूजिंग rm कमांड। rmdir, टू रिमूव अ डायरेक्टरी, हम mkdir से डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं। rmdir से mkdir से हम फाइल को, डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं। rmdir से उसको रिमूव करेंगे। आप ध्यान दें, क्रिएट एंड रिमूव, सेम एज कैट कमांड से हम फाइल को क्रिएट करते हैं और rm कमांड से हम उसको रिमूव करेंगे। ये चार बेसिक कमांड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कैट कमांड को हम कैसे यूज़ करेंगे फाइल को क्रिएट करने के लिए। इसके लिए सिंपली ये हमें इस प्रकार से प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मिलेगा, हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ब्लैंक एरिया है इसलिए मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। ये डॉलर प्रॉम्प्ट आपको पहले से मिलेगा। आपको यहाँ, यही हमारा सेल है, यहाँ आपको कमांड को लिखना स्टार्ट करना है। जैसे सबसे पहले आप कमांड का नाम लिखेंगे। अभी कैट कमांड हम फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसका सिंटैक्स है, हमें ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना होगा और इसके बाद उस फाइल का नाम लिखना होगा जिस नाम से हमें फाइल को क्रिएट करना है। सपोज़ हमें SKU नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगाने के बाद हम यहाँ उस फाइल का नाम लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही यहाँ जो प्रॉम्प्ट था वो हट जाएगा, हमें यहाँ ब्लैंक एरिया मिल जाएगा कंटेंट्स को राइट करने के लिए। यहाँ आप कंटेंट्स को लिखेंगे। कंटेंट्स को लिखने के बाद आप Ctrl+D, जैसे ही आप Ctrl+D प्रेस करेंगे, ये कंटेंट्स जो आपने फाइल में राइट करे हैं वो सारे सेव हो जाएंगे और अगेन आपको डॉलर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपने ये जो कंटेंट्स लिखे हैं वो फाइल में सेव हो चुके हैं और फाइल का नाम SKU है। अभी अगर इसी फाइल को हम अपेंड करना चाहते हैं, अपेंड मीन्स इसमें हम कुछ नए कंटेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमें कैट कमांड का ही यूज़ करना होगा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये प्रॉम्प्ट रहेगा, प्रॉम्प्ट पर आप लिखेंगे कैट। अब क्योंकि हमें कंटेंट्स को अपेंड करना है, अपेंड करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो फाइल पहले से बनी हुई हो। अगर हम इस SKU फाइल में कुछ नए कंटेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो देखते हैं हम कैट कमांड को कैसे राइट करेंगे। अपेंड करने के लिए आप डबल ग्रेटर साइन का यूज़ करोगे और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखोगे जिसमें आपको कंटेंट्स को ऐड करना है। बाकी सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपको डबल ग्रेटर साइन का यूज़ करना। अब आपको यहाँ पर ब्लैंक एरिया मिल जाएगा। अब आप उसमें वो कंटेंट्स लिखिए जो आप उस फाइल में ऐड करना चाहते हो और सेम एज जैसा पहले करा था, Ctrl+D की आप प्रेस करोगे तो आपको फिर से आप इस प्रॉम्प्ट पर पहुँच जाओगे और आपने जो कंटेंट्स अपेंड करे हैं वो आपके SKU फाइल में सेव हो जाएंगे।
हम इसको समझ सकते हैं, जब हमने फाइल को क्रिएट करा था तो ये 5 लाइन आपने उसमें लिखी थी, फिर हमने उसमें 5 लाइन और लिखी हैं 6, 7, 8, 9, 10। सिंपली अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो हम अभी ये मान के चल सकते हैं कि SQ फाइल में टोटल 10 लाइन्स हमने राइट कर दी हैं। अब अगर हम इस SQ फाइल को ओपन करके देखते हैं तो हमें 5 ये और +5 10 लाइन्स व्यू होंगी। हम देखते हैं कि कैट कमांड से ये कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम फाइल को व्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कैट कमांड का ही यूज़ करना होगा। आप सिंपली यहाँ हमें प्रॉम्प्ट मिलेगा, आप यहाँ कैट लिखेंगे। अभी जब हम फाइल को व्यू करते हैं तो आपको यहाँ कोई साइन यूज़ नहीं करना है, सिंपली उस फाइल का नाम आपको लिख देना है जिस फाइल को आप व्यू करना चाहते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करोगे तो 1, 2, 3, 10 और ये सारी लाइंस हमें प्रिंट हो जाएंगी, जो मैटर हमने जिस भी लाइन में लिखा था। एंड 10। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इसमें जो कंटेंट्स है उसको एडिट नहीं कर पाओगे। यहाँ आपको ये सारा मैटर दिखाई देगा और आपको यहाँ कंट्रोल D प्रेस नहीं करना, मीन्स आप उसमें एडिट नहीं कर पाओगे। सारे ये जो कंटेंट्स हैं वो रीड ओनली मोड में ओपन होंगे, आप उनको केवल देख पाओगे, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको यहाँ पर कंट्रोल D प्रेस नहीं करना है, आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप ये लिखकर, फाइल का नाम लिखकर जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे आपको अगेन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और ये सारे कंटेंट्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। इस तरह से हम फाइल को क्रिएट, फाइल के कंटेंट्स को देखना और अपेंड, ये तीनों ही ऑपरेशन हम सिंपली कैट कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए हम फाइल को रिमूव करना है तो कैट कमांड का यूज़ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमें फाइल को रिमूव करना है तो हम इसके लिए कमांड यूज़ करते हैं RM स्टैंड फॉर रिमूव। RM लिखने के बाद आप उस फाइल का नाम लिखोगे जिसको आपको रिमूव करना है और आप एंटर की प्रेस करोगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करोगे, अगर यहाँ पर SKU नाम की फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो वो आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी, यहाँ कोई आपको मैसेज नहीं मिलेगा और अगेन आपको डॉलर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपकी जो ये SKU नाम से फ़ाइल थी वो रिमूव हो चुकी है। ध्यान दें, RM कमांड के थ्रू केवल हम फाइल्स को रिमूव करते हैं। अब सपोज करें हम डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए होता है MKDIR। MK स्टैंड फॉर मेक, DIR फॉर डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हम इसको सिंपली फोल्डर भी कहते हैं। MKDIR से अगर आप डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हो, हम देखते हैं, तो आप लिखोगे MKDIR कमांड और उसके बाद लिखोगे उस डायरेक्टरी का नाम जिस डायरेक्टरी को आप क्रिएट करना चाहते हो। सपोज़ हम कॉलेज नाम से एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं तो आप कमांड लिखेंगे MKDIR, यहाँ पर आप एक स्पेस प्रोवाइड करेंगे और उस फाइल का नाम लिख देंगे जिस नाम से आप उस डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हो। डायरेक्टरी को क्रिएट करने के बाद आप अगेन डॉलर प्रॉम्प्ट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई कन्फर्मेशन, कोई मैसेज नहीं आएगा। आपकी ये कमांड लिखने के बाद कॉलेज नाम से आपकी जो डायरेक्टरी होगी वो क्रिएट हो जाएगी। अब सपोज़ करें हम इसी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए कमांड होगा RMDIR रिमूव डायरेक्टरी एंड उस डायरेक्टरी का नाम जिसको कि आप रिमूव करना चाहते हैं। ये कमांड लिखते ही कॉलेज नाम की डायरेक्टरी जो प्रीवियसली हमने बनाई थी वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो डायरेक्टरी हमने बनाई है ये एम्प्टी होनी चाहिए। एम्प्टी इन द सेंस कि इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी, कोई भी फाइल या कोई अदर डायरेक्टरी नहीं क्रिएटेड होनी चाहिए, ये खाली होनी चाहिए। इसी स्थिति में ये रिमूव होगी, अदरवाइज ये रिमूव नहीं होगी और यहाँ पर उसका एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थे जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने थे। अब आगे आने वाले जो कमांड्स हैं उनके लिए हम सेपरेट लेक्चर अरेंज करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।